हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एट क्लास है, उसका एसएसटी है, उसके अंदर आपका सेवन्थ पार्ट है और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। जो पहला लेसन है कि द मॉडर्न पीरियड कि आधुनिक जो काल है उसके अंदर किस प्रकार से रिफॉर्मेशन और रेनेसे आए हैं और भारत में कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके द्वारा जिनकी स्टडी करके हम मॉडर्न पीरियड के बारे में जान सकते हैं। और उसी क्रम ने हमें एक चीज़ और पढ़ी कि किस प्रकार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई और उसी प्रकार यूरोप के देशों ने और जो अन्य कॉन्टिनेंट है या अन्य देश हैं उनके अंदर किस प्रकार से अपने कॉलोनियल स्टेट बनाया। और उसी प्रक्रिया में भारत भी एक अंग्रेज़ों का कॉलोनियल स्टेट रहा। और कॉलोनियल स्टेट का मतलब ये होता है कि बच्चों जब एक बड़े देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर जो रूरल किया जाता है, शासन किया जाता है, साथ साथ वहाँ पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो कंट्रोल किया जाता है एक बेनिफिट उठाने के लिए। और इस तरह की जो फॉर्मेलिटियाँ या इस तरह की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उन सबको कॉलोनियल कहा जाता है। और अब बात करते हैं जैसे जैसे कॉलोनियल सेटलमेंट होने लगा तो एक नई तरह की टर्म यूज़ की जाती है जिसको हम इम्पीरियल्स कहते हैं। इम्पीरियल ग्रोथ ऑफ इम्पीरियल आज का आपका टाइटल रहेगा और इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई उस क्रांति के बाद वहाँ पर जो मेजर टू प्रॉब्लम्स ग्रेव करने लग रही है, उदय होने लग रही है। और उन प्रॉब्लम को सेटलमेंट करने के लिए, उन इश्यूज़ को सॉल्यूशन करने के लिए किस प्रकार की एक पॉलिसी अपनाई गई। और उस पॉलिसी को जब अपनाया गया तो उस पॉलिसी के अंदर हमने देखा कि अंग्रेज़ों के द्वारा जिस तरह के इम्पीरियल स्टेट स्थापित किए गए और किस प्रकार से वहाँ को उन चीज़ों का शोषण किया गया, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसमें आता है एज इंडस्ट्री ग्रेव, जैसे जैसे क्या उद्योगों का विकास होने लग रहा है, कहाँ पर, इंग्लैंड में। द इंडस्ट्रियल नेशन ऑफ यूरोप हैड टू फेस टू क्रोकिकल चैलेंज। मतलब जैसे जैसे उद्योग क्रांति इंग्लैंड में होने लगी उनके सामने दो तरह की विशेष तरह की समस्या उत्पन्न होने लगी। यूरोप के देशों के पास चुनौतियाँ सामने आई। द फर्स्ट वाज द नीड ऑफ चीप रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर गुड्स एंड दे अनदर वाज टू फाइंड मार्केट्स फॉर द फिनिश्ड गुड। मतलब अब जो दो तरह की जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हो रहा है और वो धीरे धीरे ग्रेव करने लग रहा है, वो विकास करने लग रहा है, उस प्रक्रिया में सबसे मेजर प्रॉब्लम जो दो थी, एक तो ये थी जो फैक्ट्रियों में जो माल तैयार किया गया, फैक्ट्रियों में जो माल तैयार किया जाता है या फैक्ट्रियों में जो माल तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल जो चाहिए, जैसे कि अगर कपड़े बनाने तो कपास की ज़रूरत है, मशीनें बनानी है कच्चे लोहे की ज़रूरत है, या फिर फैक्ट्रियों को चलाने के लिए कोयले की ज़रूरत है, या फिर रेशम का कपड़ा बनाने के लिए या मखमल बनाने के लिए, मतलब जो भी काम जो जिस चीज़ की फैक्ट्री लगाई उसके फैक्ट्री में जो माल तैयार किया जाता है उसके लिए जो पहले जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। और कच्चा माल एक तो अंग्रेज़ों को या फैक्ट्रियों को कच्चे माल की ज़रूरत थी, दूसरी तरफ वो जो फैक्ट्रियों में माल तैयार जो एक हाई स्टेज पे बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जो मटेरियल किया जाता था, फिर उसको बेचने के लिए मार्केट की ज़रूरत थी। तो दो प्रॉब्लम रही, एक तो ये थे रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, और दूसरी थी फाइंड मार्केट टू फिनिश्ड गुड। मतलब अब उनको जो तैयार माल है उसको बेचने के लिए एक मार्केट की ज़रूरत थी, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जो मेजर प्रॉब्लम आने लगी या मेजर चैलेंज थे। इम्पीरियल इज द क्रिएशन ऑफ ए अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज। मतलब जो साम्राज्यवाद है वो ये है, दो देश मतलब कि जो देश हैं उनके बीच एक सामान्य सी प्रक्रिया है, विशेष तरह की चीज़ ये हैं जो मतलब कि बेस्ड ऑन डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशंस। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि एक देश दूसरे के देश के ऊपर अधिकार जमाता है और अधिकार जमाने के साथ साथ एक बड़ा देश है जब अधिकार जमाता है तो उसको डोमिनियन कहा जाता है, और जो शासित राज्य है उसको हम सबऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। द यूरोपियंस कॉन्सेंट्रेटेड ऑल काइंड ऑफ पावर इन देयर हैंड
दिस इम्पीरियलिज्म इज ब्रून। और इस तरह के यूरोप के देशों ने जो अन्य देशों के ऊपर अपना कंट्रोल किया, अपना हाथ में जो उस तरह वहाँ की पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो कंडीशन थी उस चीज़ को कैप्चर किया, अपने हैंड ओवर किया, उन चीज़ों को नियंत्रित किया। और उसके दौरान इसी जो प्रक्रिया ये अपनाई गई, ये साम्राज्यवाद के नाम से जानी जाती है। और इसी के अंदर हम एक चीज़ और देखते हैं कि किस प्रकार भारत में द मेन पर्पज colonization फॉर द imperialist country is to divide to maximum drive the maximum benefit in established left by exploiting द इकोनॉमिक ऑफ इस कंट्री। और जब एक देश के द्वारा दूसरे देश को कॉलोनियल किया जाता है, और उस कॉलोनियल करने के बाद मतलब एक देश के द्वारा जब दूसरे देश को गुलाम बनाया जाता है, तो जो देश छोटे देश को गुलाम बनाता है तो वहाँ पर उनका जो मकसद होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने का होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उस देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अपने अनुरूप बनाने का प्रयास उसके दौरान किया जाता है। ये एक तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इसी को हम इम्पीरियलिस्ट या साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। और यही प्रक्रिया भारत में भी अपनाई गई। जय प्रेसिडेंसी एंड प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब अब उस दौर की बात करते हैं जब भारत में प्रांतों का बंटवारा किया गया, और भारत के जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो कंडीशन थी वो किस तरह की रही, ये सारी चीज़ें जानेंगे। प्रोविनेंस और प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नेंस। जब अंग्रेज़ों का काल भारत में रहा और अंग्रेज़ों ने जैसे जैसे यहाँ पर शासन किया, तो उस दौरान यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था अपनाई गई, उनको अलग अलग प्रांतों में बांटा गया, और उनकी सारी देखभाल राष्ट्रपति के नाम से या फिर गवर्नर जनरल के नाम से यहाँ पर की जाती थी। और दे वर कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया। और इन सब चीज़ों को हम ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानते हैं। इन वन फॉर और द अनोदर दे एग्जिस्टेड बिटवीन 1612 एंड 1947। और जो ब्रिटिश काल था उसको हम जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 से में स्थापित हुई जहांगीर के समय में, और भारत आज़ाद है 1947। और जो टाइम पीरियड है इस दौरान को हम उसको एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हिस्टोरिकल पीरियड। और जो अंग्रेज़ों का समय है हम उसको जो इतिहासकार है, हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक रूप से हम उसको 3 भागों में बांटते हैं, जो 1612 से लेकर 1947 का बीच का है। और इसी दौरान द मुगल पीरियड वर टुअली एंडेड विद द डेथ ऑफ औरंगजेब एम्पेयर। मतलब क्या, मुगलों का काल था, जो भारत में मुगल राज कर रहे थे, उस दौरान मुगल साम्राज्य ख़त्म होने लग रहा है। और विशेष तौर पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जो 1707 में औरंगजेब मर गया, उसके बाद जो मुगल साम्राज्य वो ख़त्म होने लग गया था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मिड एम्पायर several independent kingdoms come up, ए इंडियन वंस अगेन बिकम पॉलिटिकल अनस्टेबल। मतलब क्या, जैसे ये मुगल काल ख़त्म हुआ, ये मुगलों का शासन ख़त्म हुआ, उस दौरान भारत में एक बार फिर से नए राज्यों का उदय होने लग रहा। मतलब मुगल बादशाहों ने, औरंगजेब ने, अकबर ने, इन सब ने जिस तरह की शासन व्यवस्था यहाँ स्थापित की और छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिलाया और एक बड़ा साम्राज्य मुगल एम्पायर बनाया। लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद ये छोटे छोटे राज्य अपने आप को आज़ाद करने लगे, और इस प्रकार भारत में राजनीति अस्थिरता आई, और जो भी पॉलिटिकल कंडीशन थी वो अस्थिर हुई। सभी राज्य अपने अपने अस्तित्व को स्थापित करने लगे। तो इस तरह की पॉलिटिकल कंडीशन है, और इसके आगे जो लेक्चर होंगे उसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से अलग अलग राज्य अलग हुए, और उन राज्यों को अलग अलग होने के बाद अंग्रेज़ों ने किस तरह के प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में उनको स्थापित किया, और साथ साथ किस तरह के यहाँ के सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट अंग्रेज़ों के सामने हुआ, और किस प्रकार की पॉलिसी इस देश में स्थापित की गई थी। ये सभी चीज़ें आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।